हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञानवर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड से नमक का दरोगा के प्रश्नोत्तर को समझेंगे, जिसके माध्यम से आपको नोटबुक बनाने में सहायता मिलेगी। देखिए, नमक का दरोगा कहानी के पाठ्यपुस्तक से संबंधित प्रश्न अभ्यास। पाठ के साथ कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों? किससे इम्प्रेस होते हैं आप? तो कहानी का नायक वंशीधर हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि वंशीधर सत्यनिष्ठ है, सत्य पर विश्वास करने वाला, सत्य की राह पर चलने वाला एक चरित्रवान दरोगा है। उसके माता पिता उसे बेईमानी की सलाह देते हैं। उसके चारों ओर का समाज पूरी तरह भ्रष्ट है ना, भ्रष्टाचार में लिप्त है। फिर भी वह कीचड़ में खिले हुए कमल के समान है, अंधेरे में जले हुए दीपक की तरह है। वह अपने आप में बड़े गर्व का अनुभव करता है, स्वाभिमान का जीवन जीता है। उसकी यही चरित्र की दृढ़ता, मैंने अपनी जो चरित्र की इस विशेषताओं पे अटल रहना हमें प्रभावित करता है। वह मुकदमा हारने पर भी छाती तानकर मैंने गर्व से चलता है, अपने पर सम्मान महसूस करता है। उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है, मतलब उसकी नौकरी सब छूट जाती है, तो मिट्टी में मिला दिए जाने पर भी वह पछताता नहीं है। आखिरकार पंडित अलोपीदीन भी उसकी इस दृढ़ता से क्या होते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं उस पर। नमक का दरोगा माने कहानी के अंत में है ना, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं कि माने कैसे दो रूप आते हैं इस कहानी के अंतर्गत पंडित अलोपीदीन के। तो पंडित अलोपीदीन के दो रूप सामने आते हैं। पहला शुभ, जो अच्छा व्यक्तित्व है वो आता है, क्योंकि पहला अशुभ और दूसरा शुभ। तो अशुभ व्यक्तित्व कहानी के आरंभ में से मध्य तक हम पंडित अलोपीदीन का एक भ्रष्ट व्यक्तित्व देखते हैं। वह गंदे तालाब की सबसे बड़ी मछली है। वह अदालत रूपी जंगल का शेर है, सिंह है। उसने नीचे से ऊपर तक सभी कर्मचारी और अधिकारियों को उन्हें लालच देकर दुष्चरित्र बना रखा है। इसलिए वह रात के अंधेरे में बड़े आराम से चोरी का धंधा करवाता है। वह पैसे की नदी बहाता है, अधिक धन कमाता है। उसके इस भ्रष्ट आचरण की प्रशंसा नहीं की जा सकती। वह वाचाल है, बात करने में माहिर है और चालाकी से अपने सारे काम करवा लेता है ना। जहाँ धन से काम नहीं चलता तो बात से काम चला लेता है, परंतु समाज में उसे सम्मानित स्थान मिला हुआ है। उसका यही दोगला चरित्र है कि वह काम तो सब गलत कर रहा है लेकिन फिर भी सम्मानित है। तो उसका यही दोहरा चरित्र अशुभ है। दूसरा है कि शुभ व्यक्तित्व माने अच्छा व्यक्तित्व। तो कहानी के अंत में हम देखते हैं कि उसका एक साफ सुथरा चरित्र सामने आता है। वह अपने को गिरफ्तार करने वाले वंशीधर को ही माने उसका सम्मान करता है, उसे अपने यहाँ मैनेजर नियुक्त करता है। उसको कुचलने मसलने की बजाय उसका आदर करता है और अपने सम्मान पूर्वक अपनी सारी संपत्ति का स्थायी प्रबंधक, हमेशा के लिए स्थायी प्रबंधक उसको बना देता है। उसकी यह गुण ग्राह्यता हमें प्रभावित करती है। गुण ग्राह्यता माने किसी के गुण को अपनाने की बात है ना। तो ये उसने वंशीधर के ईमानदारी के गुण को देखा है ना, सत्यनिष्ठता को देखा, तो ये गुण ग्राह्यता हमें प्रभावित करती है। गुण ग्रहण करने की जो स्वभाव में उसकी प्रवृत्ति है। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ माने विषय, पात्र माने जो इसमें रोल कर रहे हैं है ना, जिनका नाम आया है। तो निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को लीजिए और बताइए कि समाज की किस सच्चाई को दिखलाते हैं। तो पहले वृद्धमुंशी। तो वृद्धमुंशी के चरित्र से समाज के सामने भ्रष्ट चरित्र का परिचय मिलता है ना। बूढ़े मुंशी जी
जो सलाह दे रहे हैं अपने बेटे को, वह भ्रष्ट चरित्र का परिचय मिलता है। आजकल बड़े बूढ़े माता पिता सभी भ्रष्टाचार करने में जरा भी शर्म महसूस नहीं करते। वो अपने बच्चों को भी रिश्वतखोरी और ऊपरी आय की सलाह देते हैं। वृद्ध मुंशीधर भी ऐसी ही सलाह देते हैं। अपने बेटे को कहते हैं, जब वो नौकरी की तलाश में निकलता है, तो नौकरी में ओहदे माने पद की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर की माचार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ ऊपरी आय हो, गरज वाला जो व्यक्ति हो, उसके साथ कठोरता करना, यह मेरी जन्म भर की कमाई है, माने जन्म भर का अनुभव है। ऐसे मुंशी अपने बेटे को ईमानदारी पर पीठ थपथपाने के बजाय शब्दों, जब वो ईमानदारी करता है तो ऐसे शब्दों से कोसते हैं कि पढ़ना लिखना सब अकारत है, गया। अब देखिए कि वकील क्या कहते हैं कि आज कैसा आचरण नजर आता है। आजकल समाज में वकीलों का एक ही लक्ष्य रह गया है, किस तरह कानूनी और गैर कानूनी काम की परवाह के बिना धन लूटा जाए। जब नमक पर पाबंदी लगी तो नमक के दरोगा का पद महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि इसमें रिश्वत थी। तो वकील यही चाहने लगे कि वे वकालत छोड़कर इस विभाग का दरोगा बन जाए। सरकारी हो या गैर सरकारी वकील, वे न्याय की जीत होने की बजाय इस बात से खुश होते हैं कि उनका मुवक्किल, जिसका वो केस लड़ रहे हैं, वह जीत गया। वे न्याय का गला दबाकर भी खुशी मनाते हैं। न्याय की इससे बड़ी पराजय नहीं हो सकती। उदाहरण देखिए कि वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े, है ना। गलत फैसला आरोपी दिन के पक्ष में जज बेस्ट फैसला सुना रहे थे और वकील खुशी से उछल पड़े, जबकि वो जानते थे कि भ्रष्ट कौन है, आरोपी दिन है। शहर की भीड़, तो शहरवासी किसी के दुख में तमाशा लेते हैं, तमाशा जैसा मजा लेते हैं। उन्हें नए नए रावण देखने के अवसर मिलते हैं, हालांकि वे स्वयं खुद भी भ्रष्ट हैं। इसी आचरण को अपनाते भी हैं, इसमें लिप्त हैं, डूबे हुए हैं। फिर भी किसी भ्रष्टाचार की जब कलई माने पोल खुलती है तो वे उसे पापी कहने से नहीं चूकते, उसका जुलूस निकालने से नहीं चूकते। जब दूसरे दिन पंडित आरोपी दिन अभियुक्त माने अपराधी बनकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ी लगाए, हृदय में ग्लानि और क्षोभ, है ना, अफसोस से का भाव लिए लज्जा से गर्दन झुकाया अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलबली या हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी मेले में जाओ तो आंखें इतनी बेचैन नहीं होंगी दृश्यों को देखने के लिए जितनी उस दिन थी जब आरोपी दिन को ले जा रहे थे अदालत में। भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद नहीं रहा, इतनी अधिक भीड़ थी। अब आगे का है कि प्रश्न 4, निम्न पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि ये किसकी है। तो यह उक्ति किसकी है, मैंने जो कहा जा रहा है कि नौकरी के में ओहदे पर ध्यान मत देना, ऐसा काम ढूंढना जहाँ ऊपरी आय हो, मासिक वेतन पूर्णमासी के चांद के समान है, एक दिन दिखाई देता है, घटते घटते लुप्त गायब हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ झरना है, इससे प्यास बुझती है। ये सब किसने कहा? तो यह उक्ति, ये मासिक वेतन, ये उक्ति वंशीधर के बूढ़े पिता ने कही। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया? क्योंकि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया क्योंकि यह रोज रोज खर्च होता है और खर्च होते घट जाता है और एक दिन तो लोप ही हो जाता है 15 दिन बाद। ये मिलता तो मास में एक बार है, किंतु जल्दी समाप्त हो जाता है। और क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य माने इस बातचीत से सहमत हैं? इस वक्तव्य बातचीत से सहमत माने राजी हैं, जो अपने बेटे को वो कह रहे हैं। नहीं, मैं पिता के इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा अनुभव है कि ऊपरी आय से, है ना, सुख सुविधाएं तो मिलती हैं, लेकिन मन में ग्लानि उत्पन्न होती है। मासिक वेतन से ही, जो ईमानदारी का वेतन है, उसी से मन खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, क्योंकि मन में सुकून रहता है, शांति रहती है। और प्रश्न 5 है कि नमक का दरोगा कहानी के 2 अन्य शीर्षक और कौन से हो सकते थे? तो सत्य की जीत और ईमानदारी, ये भी इसके
शीर्षक हो सकते थे कि वंशीधर सत्य की राह पर चल रहे थे, उनकी जीत होती है। ईमानदारी जितनी माने इतने रिश्वत के प्रलोभन के बाद भी उनकी ईमानदारी बनी रहती है, तो ईमानदारी ज़्यादा मूल्यवान है। कहानी के अंत में पंडित अलोपीदीन वंशीधर के नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? वो अपने यहाँ उसको हमेशा के लिए मैनेजर नियुक्त करते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आप इस कहानी का अंत किस प्रकार चाहेंगे? तो कहानी के अंत में पंडित अलोपीदीन वंशीधर को अपनी सारी संपत्ति का स्थायी प्रबंधक बनाते हैं। वास्तव में उसे, क्योंकि वो रिश्वत देकर लोगों को खरीदते रहे और लोग बिकते रहे, तो वास्तव में उससे लोगों पर विश्वास नहीं है। उसने आज तक बिकाऊ हुए बेईमान और भ्रष्ट लोग देखे हैं। उसने रिश्वत और लालच में सबको, अलोपीदीन को केवल वंशीधर ही ऐसे मिले जो हजारों रुपए की रिश्वत के सामने अड़िग रहे। उसे अपना संपत्ति की सुरक्षा के लिए ऐसे ही दृढ़ चरित्र वाले ईमानदार और कठोर प्रबंधक की आवश्यकता थी, इसलिए उसने इन्हें वंशीधर को नियुक्त किया। मैं भी इस कहानी का अंत इसी प्रकार चाहती। पाठ के आसपास दरोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में पंडित अलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी करने को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? वंशीधर का अलोपीदीन जैसे भ्रष्ट व्यापारी की नौकरी करना सर्वथा अनुचित है। मैं वंशीधर की जगह होता तो उनकी नौकरी को कृतज्ञता के साथ, मैंने उनका आभार प्रकट करते हुए, क्योंकि वो आए थे घर में और सम्मान दिया था वंशीधर को, तो वह उनकी कृतज्ञता प्रकट करता हुआ कि साफ मना कर देता या कर देती। आपके काले धंधों को सहन नहीं कर सकती, है ना, ये मेरे स्वभाव के प्रतिकूल है। मैं, और या तो मैं उन्हें इस बात पर राजी कर लेती कि वो अब ऐसे भ्रष्ट आचरण को नहीं अपने जीवन में अपनाएंगे, तो ये दोनों कामों में से कोई एक काम मैं करती। अब नमक विभाग के, ये आपको अपनी इच्छा से उत्तर देने हैं, कुछ इसका आइडिया ले लें और दें। नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़े बड़े लोगों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में अभी, है ना, प्रेजेंट में ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है ना, कौन सा विभाग है जिसमें नौकरी पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे, जहाँ ऊपरी आय हो? तो आयकर विभाग है, बिक्री कर है ना, टैक्स है, डिपार्टमेंट हैं जो इनकम टैक्स वाले हैं, आयात निर्यात और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले कार्यालय, है ना, इन सभी में लोग नियुक्ति चाहते हैं, क्योंकि इस विभाग में खुलेआम रिश्वत चलती है। लोग ऊपर की आय को आज भी महत्व देते हैं, इसलिए वह ऐसे विभागों में नौकरी करना चाहते हैं जहाँ खाने कमाने के बहुत से अवसर मिले। अब अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को, आपको कोई बात का संदेह हुआ हो, लेकिन आपने जब बुद्धि चलाई तो उसे सही पाया, तो आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो, मजबूत किया हो, सहारा दिया हो। तो मैंने अक्सर देखा जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है, तो उनको देखकर भ्रम होता है कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, है ना, और किसी का शोषण नहीं करते होंगे। परंतु जब मैंने कई बार ऐसे अपने मित्रों को देखा, तो जो आचरण था उनका वो अलग था। माने हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाले हाल बातें तो वो बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन जब उसी बात पर वो आचरण करते थे तो उनका अलग आचरण होता था, उनमें कभी ईमानदारी नहीं दिखाई दी। इस बारे में सारे तर्क सुने तो मुझे समझ में आया कि वे भी सामान्य लोगों की तरह ही कामचोर और स्वार्थी थे, जो बहुत डींगे हाँक रहे थे। तो पढ़ना लिखना सब अकारत गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा ऐसी जो बात कही, किस संदर्भ में, किस विषय में कही, अपने निजी, आपके जो अपने निजी अपने अनुभव है उसके आधार पर बताइए। कि जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो, कि आपने पढ़ लिख कर अच्छा नहीं किया, है ना, पढ़े लिखे लोग व्यर्थ होते हैं,
उनकी सोच अच्छी नहीं होती। तो कब आपको ऐसा लगा? और तो जब मैंने देखा कि पढ़े लिखे युवक बड़े होकर अपने अनपढ़ माता पिता की उपेक्षा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, तो मुझे अनपढ़ युवक ज़्यादा अच्छे लगे जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। तब लगा कि पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है। और दूसरा कि जब आपको पढ़ाई लिखाई सार्थक लगी हो, तो जब मैंने पढ़ाई लिखाई के दौरान अच्छे अच्छे साहित्य पढ़े, यानी ज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन में उसके अनुसार आचरण किया, तो मुझे लगा कि पढ़ाई लिखाई सार्थक हुई। शिक्षा, देखिए साक्षरता, पढ़ना लिखने का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो पढ़ने लिखने का अर्थ शिक्षा है। साक्षरता का मतलब होता है कि आप शब्द जोड़ के पढ़ लेते हैं, साइन कर लेते हैं, है ना, और स्वर व्यंजन का ज्ञान रखते हैं, तो वो साक्षरता है। लेकिन एजुकेशन शिक्षा है। साक्षरता को अक्षरों का ज्ञान कहते हैं, जबकि शिक्षा अक्षर ज्ञान के माध्यम से किसी विषय को जानना। अब देखिए ये आगे का प्रश्न है, प्रश्न 5 की लड़कियां घास फूस की तरह बड़ी हो गई हैं। क्या वाक्य समाज में लड़कियों की कौन सी स्थिति को की सच्चाई को प्रकट करता है? तो ये कथन एकदम स्पष्ट करता है कि समाज में लड़कियों को बोझ माना जाता है। लड़के बड़े होने के बाद समाज को उसकी शादी की चिंता घर वालों को तो चिंता सताती है, समाज के लोग भी लड़के की शादी के बारे में पूछने लगते हैं, तो उनको भी चिंता सताने लगती है। हमारे समाज में दहेज के लिए मन में चिंता सवार होने लगती है ना, कि लड़की बड़ी हो रही है, दहेज देना पड़ेगा, तो व्यवस्था की जाए, ये सब बातों के कारण चिंता होने लगती है। तो लड़कियों को क्या समझा जाता है? बोझ समझा जाता है। और नीचे है कि जो प्रश्न 6 है, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के शिकंजे में आए कैसे। ऐसा मनुष्य जिसके पास माने इतना धन था, इतनी पहचान थी, वो है ना बातचीत करने में निपुण था, वे कानून के माने ये पकड़ा कैसे किया? लोग इस बात पर ज़्यादा चर्चा कर रहे थे। अपने आसपास अलोपीदीन जैसे और व्यक्तियों को आपने देखा होगा, क्या आपकी प्रतिक्रिया होती है ना, उनको देखकर आप क्या सोचते हैं? अलोपीदीन जैसे व्यक्ति को देखकर मेरे मन में प्रतिक्रिया होती है कि ऐसे लोग पकड़े क्यों नहीं जाते, ऐसे दृढ़ चरित्र वाले दरोगा क्यों नहीं होते जो वंशीधर के समान इन्हें अदालत तक पहुंचा दें। समझाइए तो जरा। इस तरह के क्वेश्चन है कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, वह तो पीर की माचा रहने का चढ़ावे पर और चादर पर रखनी चाहिए, इसमें व्यंग है, महत्व पद का नहीं है। ओहदे माने पद का महत्व नहीं है, ऊपरी कमाई का महत्व है। तो संसारिक रूप से चालाक है ना, जैसे संसार है उसके हिसाब से चालाक, स्वार्थी और समझदार व्यक्ति को ऊपरी आय वाली नौकरी चाहिए होती है। माने ये जो लाइनें हैं इसको क्लियर करना है, समझाना है सरल शब्दों में। इस विस्तृत संसार में उसके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धिपथ प्रदर्शक और आत्मलंबन ही उसका अपना सहायक था। जब वंशीधर नौकरी पर निकलते हैं तो इस बड़े से संसार में उनका धैर्य है ना, अपना संतोष और उनकी जो बुद्धि थी माने सही गलत का पर विचार करना, ये उसका रास्ता दिखाने वाली थी। उनकी बुद्धि उनका पथ प्रदर्शक थी, रास्ता दिखाने वाली थी। आत्मलंबन उन्हें अपना ही सहारा, क्योंकि माता पिता ने तो भ्रष्टाचार के लिए बोला था, तो अपना ही सहारा था उनको, किसी और का नहीं था। तो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोर के इस युग में वंशीधर जैसे धैर्य, बुद्धि और स्वावलंबन के सहारे वो जी रहे थे। हमारे चारों ओर जो भ्रष्टाचार का दलदल है, वह दलदल हमें अपनी ओर खींचता है। केवल वही व्यक्ति इस दलदल से बच सकता है जो धैर्यवान हो, बुद्धिमान हो और स्वावलंबी हो, है ना। स्वावलंबी माने आत्मनिर्भर हो और जल्दी अपने पर कॉन्फिडेंस रखता हो। और तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। तो वंशीधर को रात में को सोते सोते अचानक पुल से चलती हुई गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। वे उठ बैठे, सोचने लगे कि रात को गाड़ियां कहाँ जाती होंगी। उन्हें संदेह हुआ, जरूर इसमें दाल में कुछ काला है, गैरकानूनी काम हो रहा है। ये बात संदेह उनके मन में था। ये तर्क कि आधी रात को सन्नाटे में ये काम हो रहा है जब सब सो रहे हैं, तो ये तर्क ने
उनके जो बात थी उसको पुष्ट किया कि अब भरा अंधेरे में गाड़ियाँ कोई क्यों लेके जाएगा, और उन्हें लगा कि इसमें गोलमाल है। और फिर है न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वह जैसा चाहती है वैसा न चाहती है। भारत की जो न्याय व्यवस्था है उस पर ये कठोर प्रहार, तीखा प्रहार किया गया है। प्रहार माने चोट, क्योंकि हमारे भारतीय न्यायालयों में न्याय और नीति सब धन के गुलाम बने हैं। पैसे के बल पर पूरे जो केस हैं, माने कुछ अपवाद छोड़ के कुछ केस है ये है जो सही जिनका न्याय होता, बाकी सब पैसे के बलबूते पर न्याय मिलता है। सत्य पुरुष को लोग बेईमान बता देते हैं और बेईमान को सज्जन सिद्ध कर दिया जाता है। दुनिया सोती रही और दुनिया की जीभ जागती रही, तो इसका अर्थ है कि अब रात में तो लोग सोते हैं, और पंडित अलोपी दिन गिरफ्तार हुए, रात को हुए, और लेकिन कानों कान सब तक ये खबर पहुंच गई। लोग इस विषय में बातें करने लगे। अब खेद ऐसी समझ पर, खेद है ऐसी समझ पर, खेद माने अफसोस है, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। तो वंशीधर, बूढ़े वंशीधर क्या कहते हैं, जब वंशीधर पकड़े जाते हैं तो उनके पिता कहते हैं उनकी सत्यनिष्ठा पर, जो सत्य के लिए अड़िग रहते हैं, नौकरी भी छूटने की नौबत कगार पे आई पड़ी है, तब वे कहते हैं कि वे चाहते हैं कि बेटा दुनियादारी सीखे और खूब रिश्वत खाए, परंतु जब उन्होंने सत्यनिष्ठा का आचरण किया और नौकरी से मुअत्तल कर दिए गए, तब उन्हें लगा कि बेटे की पढ़ाई लिखाई बेकार गई। आखिर उन्होंने भ्रष्टाचार में रिश्वत खाने के लिए तो उसे पढ़ाया था। सस्पेंड कर देते हैं ना, मुअत्तल कर देना है ना। और धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। 40,000 की रिश्वत मिलती देख के कर्तव्य पर डटा रहने वाला वंशीधर, उसकी ईमानदारी न डोली। तब लेखक को उसकी इस धर्म की शक्ति पर का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि वंशीधर की धर्म शक्ति ने अलोपी दिन की धन की शक्ति को कुचल कर रख दिया। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। तो उत्तर के न्याय क्या मैदान था, अदालत। अदालत में वंशीधर की धर्म की शक्ति एक और थी कि वो अपनी जो सत्यवादें थी वो रख रहे थे, दूसरी अलोपी दिन ने अपना जाल बिछा रखा था घूस का, जज से लेकर सभी अधिकारियों तक। तो दोनों के बीच युद्ध ठन गया। उधर अलोपी दिन रिश्वत के बल पर अदालत के सभी अमलों, वकीलों, जजों, न्यायाधीशों को खरीद चुके थे। दोनों में संघर्ष चल रहा था। अब इसके बाद भाषा की चित्रात्मकता है, माने चित्रात्मकता माने इस तरह लिखना कि ऐसे लगे कि सामने दृश्य चल रहे हो। लोकोक्तियों और मुहावरों का जानदार उपयोग है। कहानी में ऐसे अनेक उदाहरण आए हैं, वो लिखना है अपन को। वह वकीलों ने फैसला सुनाया। पंडित आरोपी दिन मुस्कुराते हुए निकले। ऐसा लगता है ना, सीन क्रिएट होने लगती है। तो यही भाषा की चित्रात्मकता कहलाती है। दूसरा है लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग। मैं तो कगारे का वृक्ष हो गया हूँ। कगारा माने ठूठ वृक्ष है ना, जो काम का नहीं रह जाता। बेगरज को दाव पर पाना कठिन है। जिसकी गरज ना हो उस पर आप माने प्रेशर नहीं डाल सकते, दबाव नहीं डाल सकते। इन बातों को निगाह में बांध लो, माने इन बातों को ध्यान से समझ लो। ये मेरे जीवन जन्म भर की माने उम्र भर की का अनुभव है का। उनके पिता कहते हैं पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे, माने उन्हें ईर्ष्या होने लगी जब वंशीधर की नौकरी लग गई। ऊपरी आय का तो ठिकाना ना था, मतलब असीमित थी कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इज्जत धूल में मिल जाएगी, मतलब सम्मान मिट जाएगा। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। ये वंशीधर के पिता कहते हैं कि घर में चाहे अभाव हो, कमी है, लेकिन परोपकार जरूर करेंगे, है ना, दान पुण्य जरूर करेंगे, मस्जिद में दिया अवश्य लगाएंगे। ये हिंदी और उर्दू का साझा रूप है और बोलचाल की भाषा है इस तरह की। और ये देखिए, ये कुछ शब्द हैं, इनको पूरे वाक्य बनाना है इसके साथ, ना तो ये आप बना लेंगे बाबूजी आशीर्वाद जैसे भी। तो लेकिन ये है पूरे वाक्य और वाक्य द्वारा स्पष्ट कीजिए, लेकिन ये वाक्य पूरी पुस्तक के पाठ से ही बनाए गए हैं।
चलिए, चर्चा करने वाले प्रश्न आवश्यक नहीं है।